जिंदगी का एक दस्तूर है जहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है और वो बूढ़ा होकर मर जाता है। सोचो अगर कोई बूढ़ा ही पैदा हो और उसकी उम्र बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए और एक दिन वो बूढ़ा आदमी खुद बच्चा बन जाए। तो कुछ ऐसी कहानी है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की। वक्त है सन 2005 का, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक बहुत बूढ़ी औरत जिसका नाम डेजी फुलर है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसके पास उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कैरोलाइन है और वो जानती है कि उसकी मॉम डेजी का आखिरी वक्त आ चुका है। आज शहर में मौसम भी बहुत खराब होता है क्योंकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शहर में एक बहुत बड़ा हरिकेन यानी कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और यहाँ कमरे में डेजी जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, वो अपनी बेटी को अपनी जिंदगी की यादों में से एक याद बताती है। वो कहती है कि सन 1918 में इस शहर में रेलवे स्टेशन बना था और स्टेशन में एक बहुत बड़ी घड़ी लगाने के लिए मिस्टर गैट्यू को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छे थे। उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उनका बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया और एक दिन उन्हें खत आया कि उनका बेटा अपने देश के लिए जंग में शहीद हो गया। इस बात से मिस्टर गैट्यू पूरी तरह से टूट गए और वो दिन रात उस घड़ी को बनाने में लग गए। वो किसी भी तरह से उस घड़ी का काम पूरा करना चाहते थे और आखिरकार उन्होंने उस घड़ी को बना दिया। और जब सब लोगों के सामने उन्होंने उस घड़ी को ऑन किया तो वो घड़ी सीधी नहीं बल्कि उल्टी चल रही थी। और मिस्टर गैट्यू ने वहां पर खड़े सभी लोगों को कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब लोग हैरान हैं क्योंकि घड़ी उल्टी चल रही है। मैंने इस घड़ी को इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि हमारे बच्चे जो जंग में शहीद हो चुके हैं वो एक बार फिर से जी उठे, वो वापस घर आ जाए, लंबी उम्र जी। उनकी इस भावना को वहां पर खड़ा हर एक इंसान अच्छी तरह समझ सकता है क्योंकि हर किसी ने वर्ल्ड वॉर 1 में किसी न किसी को अपने परिवार से खोया था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोलता। हॉस्पिटल में डेजी अपनी बेटी को कहती है कि इसके बाद मिस्टर गैट्यू को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत दिल टूटने से हो गई और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में चली गई। लेकिन सच क्या है किसी को आज तक नहीं पता। इसके बाद डेजी अपनी बेटी से कमरे में ही रखी हुई उसकी एक डायरी को मंगवाती है और वो कहती है क्या तुम इस डायरी को मेरे लिए पढ़ोगी? मैंने इसे सैकड़ों बार पढ़ा है लेकिन आखिरी बार मैं इस डायरी को तुम्हारी आवाज में सुनना चाहती हूँ। इस डायरी पर तारीख होती है 4 अप्रैल सन 1985 और अब कैरोलाइन इस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। इसमें लिखा होता है कि मैं अपनी वसीयत के नाम पर सिर्फ अपनी कुछ चीजें छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दिन इस दुनिया को मैं उसी तरह से छोड़कर चला जाऊंगा जिस तरह से मैं इस दुनिया में आया था, बिल्कुल अकेला और खाली हाथ। मेरे पास मेरी कहानी है और उसी कहानी को मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। मेरा नाम बेंजामिन बटन है और मैं उस रात को पैदा हुआ जिस रात को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यानी 11 नवंबर सन 1918 को। और कहते हैं कि उस रात को पैदा होना बहुत नसीब की बात है। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मॉम, जिनका नाम कैरोलाइन था, वो इस दुनिया से चल बसी। उन्होंने मुझे पैदा करने के लिए अपनी जान दे दी। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मेरे पिता को कहा था कि वादा करो कि तुम हमारे बच्चे का ध्यान रखोगे। लेकिन जब मेरे पिता थॉमस ने मुझे देखा तो वो पूरी तरह से डर गए और वो मुझे उठाकर वहां से ले गए। वो मुझे नदी में फेंक देना चाहते थे लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ गया, इसीलिए वो मुझे लेकर वहां से भाग गए और एक नर्सिंग होम की सीढ़ियों के बाहर छोड़ दिया। ये नर्सिंग होम सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए था और यहाँ पर काम करने वाली एक औरत जिसका नाम क्यूनी था, उन्होंने मुझे वहां पर देखा और उन्होंने ये तय किया कि वो मुझे पालेंगी। उन्होंने जब मुझे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर सारी वो बीमारियां हैं जो एक 80-90 साल के बूढ़े आदमी के अंदर होती हैं। जैसे इसकी पूरी खाल लटक चुकी है, इसे मोतियाबिंद है, इसे आर्थराइटिस है और अब ये मरने वाला है। क्वीनी डॉक्टर को कहती है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ईश्वर का एक करिश्मा है, ऐसा करिश्मा शायद जिसे कोई देखना भी ना चाहे क्योंकि ये बच्चा बहुत बदसूरत होता है। और वो यहाँ पर सभी लोगों को ये कहती है कि ये बच्चा उसकी बहन का बच्चा है और उसकी बहन इस बच्चे को नहीं रख सकती, इसीलिए अब वो उसी के साथ रहेगा। और वो बताती है कि इसका नाम बेंजामिन है। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त से पहले बूढ़ा है, इसीलिए अब ये हमारे साथ रहेगा। यहाँ पर सभी बूढ़े होते हैं इसीलिए वो बेंजामिन को अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो हमारा एक और साथी आ गया और अब बेंजामिन यहीं पलना बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है लेकिन अभी भी वो शरीर से पूरी तरह से कमजोर है, वो चल भी नहीं पाता, हमेशा व्हील चेयर पर रहता है। लेकिन बेंजामिन की मॉम क्यूनी उसका बहुत ध्यान रखती है और बेंजामिन कहता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो मेरी मॉम है। हालांकि वो बेंजामिन की सगी माँ नहीं है लेकिन बेंजामिन ने अपनी पूरी जिंदगी में माँ के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता नहीं देखा और ना ही कभी वो इस नर्सिंग होम से बाहर गया है। आज बेंजामिन 7 साल का हो चुका है लेकिन यहाँ पर इन बूढ़े लोगों के बीच में वो भी इन्हीं की तरह दिखता है
और एक दिन बेंजामिन की मॉम उसे एक चर्च में ले जाती है जहाँ पर एक पास्टर सबके लिए प्रेयर कर रहा होता है। सबसे पहले बेंजामिन की मॉम अपने लिए प्रेयर करवाती है क्योंकि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, और इसके बाद वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये 7 साल का और ये चल नहीं सकता। पास्टर उसके लिए प्रेयर करता है और उसे खड़ा करता है और बेंजामिन पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी इंसान खुश हो जाते हैं और तभी बेंजामिन गिर जाता है। चर्च का पास्टर बोलता है कोई भी इसे नहीं उठाएगा, उठो बुजुर्ग इंसान। और बेंजामिन एक बार फिर से खड़ा होता है। बेंजामिन तो खड़ा हो जाता है लेकिन पास्टर का दिल बैठ जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। बेंजामिन अपनी डायरी में लिखता है कि वो कुदरत का एक करिश्मा ही था। धीरे धीरे वक्त बीता है और आज बेंजामिन 12 साल का हो चुका है और इनके नर्सिंग होम में जहाँ पर सभी बूढ़े लोग रहते हैं, एक दिन एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची आती है। इसका नाम डेजी होता है और ये वही बूढ़ी औरत है जो प्रेजेंट में हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, जिसकी बेटी उसे ये पूरी कहानी सुना रही है। बेंजामिन कहता है कि जब मैंने पहली बार उसकी नीली आंखें देखी तो मैं देखते ही रह गया। इसके बाद डेजी की और बेंजामिन की आपस में दोस्ती हो जाती है और रात को जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर डेजी की दादी आ जाती है और वो डेजी को कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, और बेंजामिन को कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल उन्हें ऐसा लगता है कि बेंजामिन उनकी पोती का फायदा उठाना चाहता है और बेंजामिन को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बेंजामिन की मॉम वहाँ पर आती है और वो बेंजामिन से कहती है कि तुम दूसरे बच्चों से अलग हो, तुम एक बड़े आदमी के शरीर में छोटे से बच्चे हो और इस बात को कोई नहीं समझ सकता। बेंजामिन बहुत ही दुखी मन से अपनी मॉम से पूछता है, मम्मा मुझे क्या हुआ है? बेंजामिन की मॉम कहती है कि हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। हालांकि इन दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ ही वक्त बाद बेंजामिन की छोटी बहन पैदा हो जाती है और उसकी मॉम का सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है क्योंकि उसकी छोटी बहन को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अब जैसे जैसे बेंजामिन बड़ा हो रहा था उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो गए थे और साथ ही साथ वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अब क्योंकि ये एक ओल्ड एज नर्सिंग होम है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का मरना आम बात होती है और जब भी कोई मरता था तो उसकी जगह यहाँ पर रहने के लिए कोई और आता था। और एक बार यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है और वो बेंजामिन को पियानो बजाना सिखाती है। वो कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पियानो कैसे बजाते हो, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम फील क्या करते हो। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसे कैसे करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, हम उसे दिल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात से फर्क पड़ता है। अब एक दिन बेंजामिन समंदर के किनारे एक बूढ़े आदमी के साथ बोट्स को देखने के लिए जाता है और जब वो वहाँ पर बैठा होता है तभी बोट से एक आदमी उतर कर आता है और वो कहता है कि कोई काम करना चाहेगा, बदले में मैं उसे $2 दूंगा। वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता और तभी बेंजामिन कहता है कि मैं काम करना चाहूंगा, और इस तरह से बेंजामिन को अपनी जिंदगी का पहला काम मिलता है। बेंजामिन इस काम को पाकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं इस काम को फ्री में भी कर देता जिसके मुझे $2 मिल रहे हैं। वो बोट पर बहुत मेहनत करता है और इस बोट का जो ओनर होता है वो बेंजामिन को अपने कैबिन में बुलाता है और बेंजामिन से बातें करना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में वो बेंजामिन से पूछता है, क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो? बेंजामिन कहता है कि नहीं। वो आदमी पूछता है, कभी भी नहीं? बेंजामिन कहता है, कभी भी नहीं। वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बुरी खबर कभी नहीं सुनी, फिर तो तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। और वो बेंजामिन को अपने साथ एक कोठे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है और बेंजामिन से कहता है कि जाओ दद्दू, अपने ब्रह्मचर्य का संन्यास तोड़ दो। और इस तरह से बेंजामिन के ब्रह्मचर्य का संन्यास टूट जाता है। इसी रात को बेंजामिन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है थॉमस बटन, और ये बेंजामिन का असली फादर होता है। हालांकि बेंजामिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब बेंजामिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जब भी उनके यहाँ पर डेजी अपनी दादी से मिलने के लिए आती, बेंजामिन को बहुत खुशी होती क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक रात बेंजामिन अपनी दोस्त डेजी को उस बोट में सैर करवाने के लिए भी ले जाता है जिस पर वो काम करता है। और जब बेंजामिन 17 साल का हो जाता है तो वो ये फैसला करता है कि अब वो इस जगह को छोड़ देगा क्योंकि वो दुनिया में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ देखना चाहता है। वो अपनी मॉम को अलविदा कहता है। वो कहता है, मामा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब वो जा रहा होता है तो डेजी भागते हुए उसके पीछे आती है। बेंजामिन उसे कहता है कि मैं कहीं भी रहूँ, मैं तुम्हें पोस्ट कार्ड जरूर लिखूंगा। और इस तरह से बेंजामिन उस जगह को छोड़ देता है जहाँ पर उसने अपनी जिंदगी के 17 साल बिताए हैं।
और अब वो ज्यादातर समंदर में ही रहता है, क्योंकि उसकी बोट का जो ओनर होता है, जो कैप्टन होता है, उसने एक दूसरी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जिसमें वो समंदर में बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और इसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। और एलिजाबेथ के बीच में और बेंजामिन के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन एक दिन एलिजाबेथ के हस्बैंड का यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं एक दिन बेंजामिन का कैप्टन बेंजामिन को बोलता है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार काम करने के लिए आए थे उस वक्त तुम 4 फुट के बूढ़े इंसान थे जिसके पैर कब्र में लटक रहे थे, और अब तुम पहले से जवान और ताकतवर दिखते हो। या तो मैं ज्यादा पीता हूँ या सचमुच तुम जवान हो रहे हो। बेंजामिन कहता है कि तुम पीते ज्यादा हो, लेकिन ये सच होता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वैसे वैसे बेंजामिन जवान हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डेजी न्यूयॉर्क चली जाती है और उसका सिलेक्शन एक बैलेट डांस ग्रुप में हो जाता है और अब वो एक डांसर है। वहीं अब वो वक्त आता है जब हिटलर की वजह से पूरी दुनिया वॉर में शामिल हो चुकी थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। और ये वक्त होता है सन 1941 का, और जब जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है तो अमेरिका भी इस वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। हालांकि बेंजामिन और उसके कैप्टन की बोट पूरी तरह से वॉर में शामिल नहीं होती, लेकिन ये लोग पेट्रोलिंग का काम करते हैं, यानी कि जो भी बोट्स खराब हो जाती है ये खींचकर उन्हें किनारे तक ले आते हैं। और एक बार जब ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पानी में बहुत सारे अमेरिका के सैनिकों की डेड बॉडी होती है, क्योंकि जर्मनी की एक पनडुब्बी ने उन पर हमला कर दिया होता है और वो पनडुब्बी इनके सामने होती है। और इसीलिए इनके दिल में भी अपने देश के लिए जज्बा जाग उठता है और इनके शिप का जो कैप्टन होता है वो पूरी स्पीड से अपनी बोट को उस पनडुब्बी की तरफ बढ़ाता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और इस फायरिंग में बेंजामिन के साथ के सभी लोग मारे जाते हैं। और जब इनकी बोट उस बड़ी पनडुब्बी से टकराती है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जर्मन्स की पनडुब्बी डूब जाती है, लेकिन इसमें बेंजामिन बच जाता है। और अगले दिन जब यूएस नेवी वहां पर आती है तो वो बेंजामिन को बचा लेते हैं। यहाँ पर बोट में एक आदमी ने बेंजामिन को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी दी थी। उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरे परिवार को दे देना, और बेंजामिन ऐसा ही करता है। और अब बेंजामिन एक बार फिर से अपने घर वापस आ जाता है, और जब उसकी मॉम बेंजामिन को देखती है तो बहुत खुश होती है। वो अपने बेटे के गले लग जाती है और कहती है कि मैं ईश्वर से हर रात को प्रेयर करती थी कि मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस ले आओ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? बेंजामिन कहता है कि हाँ, कल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता, और ये सच भी होता है। इस दुनिया का यही रूल है। हो सकता है कि आज जिस इंसान के पास कुछ भी ना हो, कल उसके पास वो सब कुछ हो जो कभी उसके सपनों में था, जो कभी वो चाहता था। और जिस इंसान के पास आज जिंदगी की सारी खुशियां हो सकता है कि कल उसके पास कुछ भी ना रहे। अब बेंजामिन को यहाँ पर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। यहाँ पर पुराने लगभग सभी लोग मर चुके हैं, और एक दिन यहाँ पर डेजी आती है क्योंकि वो बेंजामिन की मॉम क्वीनी से मिलना चाहती है। और जब बेंजामिन बाहर आता है तो डेजी उससे पूछती है क्वीनी है। दरअसल डेजी ने बेंजामिन को पहचाना ही नहीं होता क्योंकि वो पहले से बहुत जवान हो चुका होता है, लेकिन बेंजामिन उसे पहचान लेता है। हालांकि डेजी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। वो कहता है कि डेजी मैं हूँ बेंजामिन। और जब डेजी उसे ध्यान से देखती है तो वो उसके गले लग जाती है। और डेजी जो पहले एक बच्ची थी अब वो एक जवान लड़की बन चुकी है, और बेंजामिन जो पहले एक बूढ़ा आदमी था वो भी अब पूरी तरह से जवान हो चुका है। हालांकि दोनों की उम्र अलग अलग तरीके से बड़ी है, लेकिन अब ये दोनों लगभग एक ही उम्र के दिखते हैं। डेजी बेंजामिन को अपने बारे में सब कुछ बताती है। दरअसल बेंजामिन ने काफी वक्त से डेजी को पोस्ट कार्ड लिखना बंद कर दिया होता है, लेकिन अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। डेजी बेंजामिन की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहीं ना कहीं वो उसे बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन अब उसकी पसंद में फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाती है और वो फिजिकली बेंजामिन के करीब जाना चाहती है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है। हालांकि वो डेजी से प्यार करता है, लेकिन शायद वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह डेजी न्यूयॉर्क वापस चली जाती है, जहाँ एक तरफ दुनिया बूढ़ी हो रही है, मर रही है, वहीं बेंजामिन दिन प्रतिदिन जवान हो रहा है। और एक दिन बेंजामिन से मिलने के लिए थॉमस बटन आते हैं। वो बेंजामिन से पूछते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना? बेंजामिन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। थॉमस अब पहले से बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका पैर भी एक लगभग खराब हो चुका है, और वो जानते हैं कि बेंजामिन उनका बेटा है, क्योंकि पिछली मुलाकात में जब उन्होंने बेंजामिन को देखा था, बेंजामिन ने अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताया था और उसके घर को भी देखा था, तो वो समझ गए थे कि बेंजामिन ही उनका बेटा है। और अब
वो बेंजामिन को अपने पूरे बिजनेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां बटन बनाने का काम करती आ रही हैं और अब हमारा बटन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। जहाँ पर एक वक्त में बेंजामिन खड़ा था जब वो छोटा था, यानी कि वो बूढ़ा था, वहीं अब थॉमस बटन खड़े हैं, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। जो छोटा है उसे बड़ा जरूर होना है, जो जवान है उसे बूढ़ा जरूर होना है। और अब इस उम्र में इस पड़ाव पर आकर थॉमस बटन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेंजामिन को बता देते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर बेंजामिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। थॉमस बटन बेंजामिन को बताता है कि तुम्हारी मॉम का नाम कैरोलाइन था और बेंजामिन पहली बार अपनी असली मॉम की फोटो देखता है। बेंजामिन कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? थॉमस बटन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूँ। बेंजामिन कहता है कि मुझे जाना होगा और वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। हालांकि बेंजामिन अपने असली पिता से मिल चुका है, उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो अपनी मॉम सिर्फ और सिर्फ क्वीनी को मानता है क्योंकि उसी ने उसे पाला है। जिस वक्त उसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे पहले ही बराबर समझ लिया था, उस वक्त क्वीनी ने उसे पाला था और उसे इतना प्यार दिया जितना शायद उसकी असली मॉम भी उसे न दे पाती। अब क्योंकि बेंजामिन के असली पिता बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, इसीलिए वो उनसे मिलने जाता है और कुछ ही वक्त बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी पैसा होता है वो सब बेंजामिन के नाम कर देते हैं। वक्त आता है सन 1947 का और बेंजामिन न्यूयॉर्क जाता है क्योंकि वो डेजी से मिलना चाहता है। और जब वो डेजी से मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छी डांसर है। यहाँ पर डेजी का एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका होता है। इस बात से बेंजामिन को दुख होता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो डेजी उसके पास आती है। दरअसल पिछले 2 साल से बेंजामिन ने डेजी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया होता। बेंजामिन कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें तुम ही से चुरा लूंगा। क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? डेजी कहती कि हाँ, शायद मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। डेजी खुद भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती क्योंकि आज भी उसके दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं बेंजामिन है। बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इसके बाद डेजी वहाँ से चली जाती है और बेंजामिन भी वापस अपने घर आ जाता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन आज भी ये हर रात को एक दूसरे को याद करते हैं क्योंकि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। अगले 5 सालों तक डेजी देश विदेश में कई शोज करती है और एक दिन बेंजामिन को लेटर मिलता है कि डेजी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ बेंजामिन के दिमाग में कई तरह के अलग अलग ख्याल चल रहे होते हैं। वो सोचता है कि अगर डेजी 5 मिनट और लेट अपनी रिहर्सल से बाहर निकली होती तो ये एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। या वो गाड़ी वाला जिसकी गाड़ी से डेजी का एक्सीडेंट हुआ, अगर उसके शेड्यूल में थोड़ा सा फेर बदल हो जाता तो वो उस वक्त उस जगह कभी भी नहीं पहुंचता जिस वक्त डेजी अपनी दोस्त के साथ सड़क पार कर रही थी। शायद जो होना होता है वो होता ही है, उसे हम बदल नहीं सकते। बेंजामिन डेजी से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। डेजी उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बेंजामिन अब पहले से भी ज्यादा जवान हो चुका होता है, लेकिन वो अपने पैर टूटने की वजह से पूरी तरह से परेशान होती है। उसके पैर में 5 फ्रैक्चर हुए होते हैं और अब उसका डांसिंग करियर जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और वो बेंजामिन को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि डेजी नहीं चाहती थी कि बेंजामिन उसे ऐसी हालत में देखे। बेंजामिन हॉस्पिटल से चला जाता है लेकिन वो काफी वक्त तक वहीं रहता है, हालांकि वो उससे कभी भी नहीं मिलता। इसके बाद बेंजामिन वापस अपने शहर आ जाता है और सन 1962 में डेजी भी वापस अपने उसी शहर में आ जाती है क्योंकि उसका डांसिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो बेंजामिन से मिलती है और डेजी और बेंजामिन जो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और ये वक्त इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होता है क्योंकि ये इन दोनों की जिंदगी का वो पड़ाव होता है जहाँ पर ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बराबर हैं और इसीलिए ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी में जिस तरह से खुशियाँ आती हैं, दुख भी आते हैं और एक दिन उसकी मॉम क्वीनी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बेंजामिन अपने पिता थॉमस बटन का घर बेचकर अपने लिए एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट ले लेता है जहाँ पर वो डेजी के साथ रहता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। ये हर दिन को एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेजी की उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे बेंजामिन की उम्र घट रही होती है। लेकिन जिंदगी में कैसे भी पलाए, सिचुएशन कोई भी हो, हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होता है और इसी तरह से डेजी भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है और 1967 में वो अपना बैलेट का डांस स्टूडियो खोल लेती है
जिससे उसकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही उसकी जिंदगी का पैशन था जो एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब एक दिन डेजी बेंजामिन को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात से बेंजामिन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसके दिल में डर होता है कि कहीं उसका बच्चा भी उसी की तरह ना हो। लेकिन डेजी उसे समझाती है कि सिचुएशन कैसी भी हो, मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं अपने परिवार को एक बहुत बेहतरीन परिवार बनाऊंगी। और जब इनका बच्चा होता है तो ये एक लड़की होती है और ये पूरी तरह से नॉर्मल होती है, और ये इस लड़की को बेंजामिन की पहली मॉम यानी कि उसकी असली मॉम का नाम देते हैं, कैरोलाइन। और कहानी अब आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर जो लड़की इस किताब को पढ़ रही है उसका नाम कैरोलाइन है, और उसे पहली बार पता चलता है कि बेंजामिन उसके पिता थे। अभी तक वो जिसकी कहानी पढ़ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके बायोलॉजिकल फादर थे। इस बात से वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, वो बाहर जाती है, लेकिन एक बार फिर आकर वो कहानी को आगे पढ़ना शुरू करती है, और उसमें आगे ये लिखा होता है कि बेंजामिन अब धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी बेटी बढ़ रही होती है उसकी उम्र छोटी हो रही होती है, यानी कि एक दिन वो अपनी बेटी की तरह बन जाएगा। और इसीलिए बेंजामिन अपने पिता की कंपनी को और बाकी सारी चीजों को बेचकर उसकी रकम को एक सेविंग अकाउंट में डाल देता है, और ये सारा पैसा होता है डेजी के नाम पर, और वो हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। और ये साल होता है सन 1970, और वो अगले 10 सालों तक इंडिया में रहता है। 10 साल इंडिया में बिताने के बाद वो वापस अपने शहर आ जाता है। वक्त आता है सन 1980 का, और जब वो डेजी से मिलने जाता है तो उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। डेजी कहती कि तुम अब वापस क्यों आए हो, क्योंकि अब डेजी की दोबारा शादी हो चुकी है। उसकी बेटी को नहीं पता कि उसके पिता का नाम बेंजामिन है। डेजी बेंजामिन को अपने परिवार से एक पुराने फैमिली फ्रेंड के तौर पर मिलवाती है। उस वक्त डेजी को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी फैमिली बाहर उसका गाड़ी में इंतजार कर रही होती है। वो बेंजामिन से मिलने के लिए होटल में जाती है। डेजी अब लगभग बूढ़ी हो चुकी है, वही बेंजामिन की उम्र पहले से भी कम हो चुकी है। यहाँ पर ये दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं, काफी बातें करते हैं, और जब डेजी जा रही होती है तो बेंजामिन उसे खिड़की से देख रहा होता है, और उसकी किताब में ये आखिरी लाइन लिखी होती है कि मैं उसे बस जाते हुए देखता रहा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, और डेजी जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है वो अपनी बेटी कैरोलाइन को आगे की कहानी बताती है। वो कहती है कि 10 साल बाद सन 1990 में जब डेजी के हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे तो एक दिन उसे कॉल आता है, और उस कॉल में उसे बताया जाता है कि उन्हें 10-12 साल का एक बच्चा मिला जिसके पास एक डायरी थी, और उस डायरी में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जब डेजी उस जगह जाती है तो वहाँ पर बेंजामिन होता है जो अब बिल्कुल बच्चा बन चुका है, और उसकी याददाश्त भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो डेजी को पूरी तरह से भूल चुका है, लेकिन उसे अपना नाम याद है। कभी कभी उसे कुछ बातें याद आती है, लेकिन फिर वो भूल जाता है। ये एक बीमारी है जिसका नाम है डेमेंटिया। ये उस बीमारी के लक्षण होते हैं। अब डेजी भी उसी नर्सिंग होम में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर बेंजामिन होता है, और अगले 7 सालों तक वो वहाँ पर उसी के साथ रहती है, और इसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाती है। और इस वक्त बेंजामिन की उम्र मात्र एक 5 साल के लड़के जितनी होती है। ये वही उम्र होती है जब डेजी ने पहली बार बेंजामिन को देखा था। और सन 2002 में स्टेशन की वो घड़ी जो उल्टी चलती थी उसे भी बदल दिया गया, वहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक लगा दी गई। और सन 2003 में जब बेंजामिन एक बहुत छोटा बच्चा बन चुका है जो कि डेजी की गोद में है, वो आखिरी बार उसे देखता है, और वो डेजी को इस तरह से देख रहा होता है जैसे उसे सब कुछ पता है, सब कुछ याद है कि डेजी कौन है। और डेजी इस बात को महसूस कर लेती है, और इसके बाद वो अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। और प्रेजेंट में सन 2005 में जब बाहर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तो उस तूफान के आने के साथ ही डेजी की भी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, और हरिकेन की वजह से शहर में पानी भर जाता है, और उस जगह पर जहाँ पर मिस्टर पेट्रियो की घड़ी होती है उस रूम में भी पानी आ जाता है, और वो घड़ी उस पानी में डूब जाती है। और अंत में बेंजामिन की आवाज आती है, और उन सब लोगों को दिखाया जाता है जो उसकी जर्नी में, उसकी लाइफ में उससे मिले थे। और यहाँ पे वो हर एक इंसान के किरदार को बताता है। वो कहता है कुछ लोग डांस करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग बटन्स बनाने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग सिर्फ तैरने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ लोग माँ बनने के लिए पैदा होते हैं। दरअसल उसके कहने का ये मतलब होता है कि इस धरती पर पैदा होने वाले हर एक इंसान का एक पर्पस होता है, एक किरदार होता है, और वो उस किरदार को निभाता ही है। तो ये थी पूरी कहानी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की। इस फिल्म को ऑस्कर में 13 अलग अलग कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, और उन 13 में से इस मूवी को 3 ऑस्कर मिले। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी, और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $167 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $336 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।